तो ये कहा जा रहा है कि ये उसका व्यक्तिगत विश्वास है। अरे तुम्हारे व्यक्तिगत विश्वास से लोगों का विश्वास टूट जाएगा कि ये पुलिस वाला होकर ऐसा कर रहा है, तो दूसरे दिन वो एफआईआर लिखाने नहीं आएंगे। वैसे ही पुलिस पर भरोसा कितना है आप जानते हैं। केवल वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। तो भाई वरिष्ठ अधिकारी भी शायद आपको ऐसी अनुमति कभी नहीं देंगे कि आप अपने धर्म का प्रचार वर्दी पहन के करो। देंगे क्या ऐसी परमिशन? कभी नहीं। इसलिए यह कैसा व्यवहार है? अस्वीकार्य व्यवहार है, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ऐसी जगह जहां क्राइम की जांच कर रहे हैं आप, और उस क्राइम की अगर हम बात करें तो वो क्राइम कैसा है, जहां ये पता लग रहा है कि इसमें सांप्रदायिकता संलिप्त है, सांप्रदायिक मामला है ये। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहला, जल्दी से एक विशेष समुदाय को दोषी ठहराना नहीं भाई। दूसरा, वास्तविक अपराधियों की पहचान के लिए एक संपूर्ण व निष्पक्ष जांच करना। यह बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन फिर भी देखते हैं कोई और अच्छा निकल आए। जांच को तेजी से पूरा करने के लिए भेदभावपूर्ण अभिप्रायों का पालन करना। तो भेदभावपूर्ण अभिप्राय लागू करेंगे तो फिर तो आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय उल्टा भी कर सकते हैं कि सब न्याय मिलना चाहिए उसे अन्याय हो जाए और उसके साथ, और जिसके साथ अन्याय होना चाहिए था उसके साथ न्याय हो जाए। और लास्ट में है संप्रदाय के मुखियाओं से बात करना। तो मुखियाओं से बात करने की बात ठीक है, लेकिन क्राइम तो ऑलरेडी हो चुका है। क्राइम कंट्रोल करने से पहले, यानी क्राइम होने से पहले हम मुखियाओं से बात कर सकते हैं, लेकिन क्राइम होने के बाद तो जो दोषी है उसको सजा दिलानी है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। वास्तविक अपराधियों की पहचान के लिए एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगला देखिए, किस प्रकार से पुलिस अधिकारी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लें, 1 घंटे का समय हमने थ्योरी पर दे दिया, तो ज्यादा से ज्यादा 30 में से हम अटकेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चंस में, यानी एक 20% का मामला ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग थोड़े से पुअर रहेंगे। अदरवाइज 80% क्वेश्चंस हमारे बहुत आराम से हो जाते हैं। विसंगतियों की जांच करें। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था? किस प्रकार से पुलिस अधिकारी समुदाय के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि वे सांप्रदायिक सहयोग और समर्थन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया एक इसी टॉपिक में, लेकिन वहां ऑप्शन कुछ और थे, यहां ऑप्शन कुछ और हैं। मैंने जानबूझकर इस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया है जिससे आप उस स्तर पर सोचने लग जाएं, आपको यह समझ में आ जाए कि किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। तो सांप्रदायिक सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की बात हो रही है, यानी लोग, समाज, संप्रदाय के लोग आपका समर्थन करें, आपका सहयोग करें, यानी पुलिस वालों का सहयोग करें। और पुलिस जो है अच्छा काम तभी कर पाती है, पुलिस जो है शांति तभी स्थापित कर पाती है जब पुलिस का संबंध लोगों से हो और लोग पुलिस को सपोर्ट करते हो, लोग पुलिस पर भरोसा करते हो, पुलिस में एक लीडरशिप क्वालिटी हो, पुलिस की बात मानते हो लोग, पुलिस के साथ मैत्री व्यवहार हो कि फोन करके भी कहे कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो यार तुम, तो लोग तुरंत के ठीक है साहब आपने बोल दिया अब दंगा बंद। ऐसी स्थिति पुलिस की होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें माहिर होते हैं। ये जितने भी एसआई होते हैं ये पर्टिकुलर किसी एरिया के इंचार्ज होते हैं, वो अपने उस एरिया में इतना अच्छा वर्चस्व बना के रखते हैं अपना, हर आदमी के साथ उनका एक अलग ही तालमेल होता है, तो चीजों को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। तो पहला है विसंगतियों की जांच करें कि साहब समाज में विसंगतियां क्या क्या हैं। बहुत अच्छा आंसर है ये कि ये जो संप्रदाय है इसमें विसंगतियां कहां कहां किस किस तरह की हैं। आपको अगर ये समझ में आ गया कि समाज में दिक्कतें कहां कहां हैं, लोग कहां कहां किन किन मुद्दों पर एक नहीं है, वो विसंगतियां अगर समझ में आ गई हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है सांप्रदायिक सहयोग और
समर्थन की। तो ये मुद्दा और ये मुद्दा हल्के से डिफर हो रहे हैं, मामूली से। संगठनों के साथ मित्रता कर सौहार्द विकसित करें। जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जाति और धर्म हैं, उन सबके साथ क्या करें? मित्रता करके सौहार्द विकसित करें। सौहार्द मतलब भाईचारा विकसित करें, उनमें आपस में लगाव, आपस में प्रेम विकसित करें कि भाई सब एक हैं, प्रेम से रहिए, आराम से। तीसरा है सिर्फ एक समुदाय का समर्थन करें। समुदायों के बीच उपयुक्त नेतृत्व विकसित करें। अब देखिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों आंसर्स की स्थिति ऐसी है कि अगर ये क्वेश्चन 10 टीचर्स को पकड़ा दिया जाए, 10 रीजनिंग पढ़ाने वाले या मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले 10 लोगों को दे दिया जाए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं 10 में से आधे लोग इसका आंसर, आधे लोग लगाएंगे बी और आधे लोग लगाएंगे डी। क्योंकि यह भी बहुत अच्छा मुद्दा है। समुदायों के बीच उपयुक्त नेतृत्व विकसित करें, यानी जब तक आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जब तक लोग आपकी बात को सुनते नहीं है, लोग आपकी बात को मानते नहीं है, तब तक आप पुलिस वाले कितने भी बने रहिए, लोग आपकी बात न सुनेंगे, न मानेंगे, न आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन फिर बात यहां आती है कि आपने देखा होगा बचपन से, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ प्रॉपर बात करते हैं, प्यार स्थापित करते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से समझाते हैं, और कुछ लोग बच्चों को रोज कूटते हैं कि एक गलती हो गई और चीखें सुनाई दे रही हैं कि आज सब कुटाई हो रही है। पिटाई नहीं होती, कुटाई होती है। रिजल्ट ज्यादा अच्छा कब आता है? प्यार से ना। तो वही बात है, अगर आप नेतृत्व विकसित करते हैं, लीडरशिप स्किल्स विकसित, ये अच्छी बात है, होना चाहिए ये भी, यानी दोनों काम होने चाहिए। यानी सिर्फ प्यार प्यार से भी हैंडल नहीं होते, यानी कहीं कूटने की जरूरत पड़ जाए तो कूटना भी चाहिए, आंखें दिखानी भी चाहिए, वो लीडरशिप स्किल्स भी होने चाहिए। लेकिन ज्यादा कारगर क्या होगा? मैत्री व्यवहार और सौहार्द। जब उनके बीच में सौहार्द विकसित कर दिया आपने, भाईचारा विकसित कर दिया, तो आपको लीडरशिप और इन सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए हमारा आंसर कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? बी आंसर ज्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिवली डी के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समुदायों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए पुलिस अधिकारी किस प्रकार का कदम नहीं, पुलिस अधिकारी को किस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए? पुलिस अधिकारी को किस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए? तो बताएं भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समुदायों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए पुलिस वालों को कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए? पहला, आदर्शवादी आचरण करना, ये तो करना चाहिए। आदर्शवादी आचरण होगा आपका तो लोगों में जो टकराव है, लोगों में जो संघर्ष है, वो जल्दी से कंट्रोल होगा, लोग आप पर भरोसा करेंगे। सख्त रुख अपनाना चाहिए, ये भी काम किया जा सकता है साहब। न्याय संगत कदम उठाना चाहिए, ये भी काम किया जा सकता है। निर्विवाद स्थिति कायम करनी चाहिए, ये भी काम किया जा सकता है। यानी निर्विवाद स्थिति कायम करनी चाहिए, न्याय संगत कदम उठाना चाहिए, सख्त रुख अपनाना चाहिए और आदर्शवादी आचरण अपनाना चाहिए। इनमें से चारों काम ऐसे हैं जो चारों काम पुलिस करती है, चारों स्थितियों को अपनाती है। यानी आंसर तो ये चारों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी सही करना है। तो फिर ये देखो कि कौन सा काम इसमें से ऐसा है जो ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी जिसके बिना काम चल जाएगा। यानी पुलिस अगर आंखें नहीं दिखाए तो भी क्राइम कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इनमें से अगर कोई काम ना करे तो क्राइम कंट्रोल कर पाना मुश्किल काम है। यानी सख्ती अपनाना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी होता है, क्रिमिनल्स के साथ में सख्ती के साथ पेश आना जरूरी है, लेकिन फिर भी
समुदायों के बीच में संघर्ष की बात हो रही है कि दो समुदायों के बीच में संघर्ष है, आपसी टकराव है, उसको कब कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पुलिस जो है इधर से दो चांटे इसको मारे, दो चांटे उसको मारे, उससे नहीं। इन सारी चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कौन सा जरूरी नहीं है? बी जरूरी नहीं है। अगला देखिए, जातिवाद को समाप्त करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है? एक तो ये जो नहीं वाली स्थिति आती है ना, आधे से लोग उल्टे हो जाते हैं, घूम जाते हैं, उन्हें दो बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है और दो बार आंसर देखने पड़ते हैं, ऑप्शन देखने पड़ते हैं, तब जाके आंसर लग पाता है। इसलिए इसकी भी जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुरंत आप स्प्लिट कर लें अपने आप को, तुरंत एकदम बैक हो जाए। तो कौन सा कारक सहायक नहीं है? अंतर जातीय विवाह सहायक है। जातिवाद को खत्म करने में बहुत सारे बड़े जो लोग हुए हैं, फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अंतर जातीय विवाह, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि सबसे कारगर अगर कोई उपाय हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, कम से कम निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, ज्यादा नहीं है कि 20 से 25 साल हर साल करवा दो, हर साल। यानी प्रधान 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए बने बस। जातिवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, जातिवाद नाम की चीज बचेगी नहीं। वो जातिवाद ऐसे नहीं बचेगा कि जब आदमी वोट मांगने जाता है ना, तो जाति का और मुखियागिरी का वो जो मुकुट होता है उसको घर उतार के जाता है, फिर उसको हर आदमी के सामने नतमस्तक होना है, हर आदमी के सामने रिक्वेस्ट करनी है, हर आदमी से अपील करनी है, हर आदमी से वोट मांगना है। और ये भी हो सकता है कि हर आदमी के पैर छूने हैं। तो जातिवाद फिर बचा कहां? खत्म हो जाएगा। जब ये स्थिति पैदा हो जाएगी तो जातिवाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल बाद होता है। अगर हर साल होने लगे, लोग तो 1 साल पहले से तैयारी करने लग जाते हैं ना, पैर छूना तो 1 साल पहले से स्टार्ट कर देते हैं ना लोग। उससे क्या मतलब है? अरे उससे कोई मतलब नहीं है कि प्रधान कौन सी कास्ट का होगा या कौन सी का नहीं होगा, वो सब कंट्रोल में रहेगा पूरा, बहुत जल्दी आसानी से खत्म हो सकता है। उचित शिक्षा, इससे भी जातिवाद खत्म होगा। आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लोग समान हो, यानी एक जैसा सबका काम है, एक जैसा सबका स्तर है, और आर्थिक रूप से भी सबके पास पैसा है, इससे भी जातिवाद खत्म होगा। और जातीय संगठनों पर रोक लगाने से भी जातिवाद खत्म होगा। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम सही नहीं कह सके। कौन सा ऐसा है भाई जिससे हम ये कह सकते हैं कि साहब ये काम जरूरी नहीं है? सबसे बड़ी समस्या आती है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब आप ये देखिए कि इनमें से ज्यादा जरूरी कौन सा नहीं है। अब आप सिर्फ ये देखिए कि इनमें से ज्यादा जरूरी कौन सा नहीं है। पहला, बी भी होना चाहिए। ये वाला और ये वाला, ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो बहुत ज्यादा कारगर हैं, बहुत ज्यादा कारगर। ऐसा तो दुनिया के जाने कितने विद्वानों ने कहा है कि अंतरजाति विवाह करवाइए, जातिवाद खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। और एजुकेशन, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि एजुकेशन से जातिवाद खत्म हो रहा है, लोग उस स्तर पर सोच पाते हैं।
अब आर्थिक एवं सामाजिक समानता ये उतना बड़ा पहलू नहीं है। किसी आदमी के पास में बहुत पैसा हो जाए तो क्या जातिवाद का कीड़ा मर जाएगा? ये जरूरी नहीं है, नहीं जा सकता है। आदमी के पास जब पैसा ही तब होता है जब सरस्वती होती है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ साथ चलती हैं, पैसा ऐसे ही नहीं आता। तो बौद्धिक विकास भी होता है पैसे के साथ, ऐसा नहीं कह सकते कि बौद्धिक विकास नहीं होगा। और सांस्कृतिक समानता उतना बड़ा पहलू नहीं है। सांस्कृतिक समानता हो गई है, यानी संस्कृति बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी ऊंच नीच का भाव बना रह सकता है। यानी ये भी कारगर हैं उसमें, लेकिन उतने कारगर नहीं हैं जितने ये अदर ऑप्शन हैं। जातीय संगठनों पर रोक लग जाएगी। ये जो चलते ना कि ये अलग अलग उसके के या सब ये जाट महासभा, ये वैश्य महासभा, ये ब्राह्मण महासभा, ये इस तरह की महासभाओं पर और इस तरह के उन पर जातीय जो संगठन है इन पर जब रोक लगेगी तो नई जो जनरेशन है वो सब ये जानेगी ही नहीं। वो इस जाति पाति इसके स्तर पर बात ही नहीं करेगी, वो इससे कुछ ऊपर बात करेगी। विकसित जितने देश हैं जितने भी, वहां ये सब जाति वाति ये सब कीड़ा दिमाग में है ही नहीं। हमारे यहां जो बचपन से सेट हो जाता है ये सब वहां नहीं है। तो ये सारे आंसर्स जो हैं इनमें से एक भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में सही करना पड़ा। तो हमने किसको लगाया? सी को। यहां कंट्राडिक्शन हो रहा था दोनों में कि साहब ये दो तो नहीं हो सकते, ये दो हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा कम उपयोगी है? तो हमें पता लगा कि साहब ये कम उपयोगी है, इससे उतना प्रभाव नहीं हो सकता जितना अदर ऑप्शन से होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो लोग जो मन आएगा वो लगा देंगे। कुछ लोग तो अक्कड़ वक्कड़ करके लगाएंगे, इसमें पता नहीं कहां आंसर चला जाए। वो एक किसी ने रील बना के डाली कि 4 ऑप्शन वाली एक डाइस टाइप की लेके गया बंदा और उसको रोटेटर में घुमा के वो डालता है, ए आया कि बी आया कि सी आया, वो लगा देता है। गजब का काम है भाई। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपको सब जगह मिलेगा। सब जगह इसलिए मिलेगा कि जेल वार्डन में आया था, लगभग ऐसा ही। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे ना, तो अगर 10 टीचर ने पढ़ाया होगा यूट्यूब पे तो 10 का आंसर सबका अलग अलग होगा, किसी का कुछ और किसी का कुछ। तो बताएं जरा, मैं जानना चाहता हूं आपका आंसर क्या है। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यानी भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, यहां एक पुलिस वाला होना जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक वो व्यक्ति जो सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहता, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना चाहता है। डी वाला आंसर, ओके। और किसी का कोई? सी। और कोई? असली अड़चन आती है इनमें, सामान्य क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। तो भाई डी वाला आंसर मेरी समझ से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए समझते हैं सबको। पहला, जाति और धर्म के पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा और उसके वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। ये इतना सॉलिड आंसर है, इतना सॉलिड कि ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो हैं बस इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसे टिक करेंगे और नीचे देखेंगे नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी भाषा भाषा पर उस पर अच्छी ये पता है, ये पढ़ने, ये आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए आप नीचे आए हैं। ये शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए आपने बी ऑप्शन पढ़ा है। बहुत बार पता है क्या होता है कि हमें कोई ऑप्शन समझ में ही नहीं आया, ऊपर से निकल गया, तो हम समझते हैं कि वो तो गलत होगा। इसमें कह रहा है कि अगर आप सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना चाहते हैं,
भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, तो पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा। ये पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह ये है कि आपके दिमाग में जो पहले से चीजें भरी हुई है ना, जातिवाद, ये वो, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, मैं अच्छा दूसरे बुरे, ये सबसे पहले मुक्त होना होगा। जो कीचड़ भरी है उसको निकालना पड़ेगा। और क्या कह रहा है वो? उसके वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा कि सांप्रदायिक सद्भाव होगा तो ज्यादा ग्रोथ होगी, या सांप्रदायिकता होगी तब ज्यादा ग्रोथ होगी। यानी आपको साइंटिफिकली उसको समझना पड़ेगा। इससे बेहतर कोई आंसर हो सकता है? ऐसा लगेगा आदमी को कि इससे ज्यादा अच्छा तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता। यस, यही होना होगा कि दिमाग में जो कीचड़ भरी है पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाइए और साइंटिफिकली सोचिए एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो ये आंसर बहुत सॉलिड है, लेकिन फिर भी हमें आगे जाना चाहिए। उसे सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ये आंसर भी बहुत सॉलिड है। सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम यानी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जहां लोगों को एक करने की बात होती है, जहां बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, उसके फायदे गिनाते हैं कि एक होने के फायदे क्या हैं और अलग होने के नुकसान क्या हैं। तीसरा है, उसे सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना होगा। ये आंसर ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो और ज्यादा बेहतर है। और डी वाले को पढ़ के देखें, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए व्यक्ति को सभी धर्मों को समान मानना आवश्यक है। यह भी आंसर बिल्कुल ठीक है। इन चारों में से जैसे कहीं कहीं पता है क्या होता है, ऑप्शन ऐसे आते हैं कि साहब ये दो कमजोर हैं, लड़ाई दो में रह गई। केवीसी में 50-50 आता है ना, तो वो 50-50 तो हम कर लेते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम 50-50 नहीं कर पा रहे। 50-50 छोड़ो, 75 नहीं कर पा रहे हैं। एक भी ऑप्शन कोई ऐसा बता पा रहे हैं कि जिसको हम हटा पा रहे हो? चलिए एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसको ये मत बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें से, इन चार ऑप्शंस में से अगर सबसे पहले हटाने की बात की जाए कि सब चार लोग हैं और टीम में एक आदमी खेलेगा, सिर्फ 10 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, एक और लेना है बस, तो इन चार में से कौन सा लिया जाए ये मत सोचिए, कौन सा रिजेक्ट किया जाए सबसे पहले ये सोचिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे पहले मुझे रिजेक्ट करना चाहिए? कौन सा? डी। मुझे लगता है सबसे पहले हमें कौन सा हटाना चाहिए? बी वाला आंसर। क्योंकि उसे मतलब उस एक आदमी को क्या करना चाहिए? सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। ये हमें क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि उस एक आदमी की बात हो रही है बस, कि साहब वो एक आदमी जो है सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जाए। तो वो सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने का बेनिफिट तो तब मिलेगा जब उसके दिमाग से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए व्यक्ति को सभी धर्मों को समान मानने वाली स्थिति पैदा हो जाए। उसके दिमाग में क्या आ जाए कि सारे धर्म एक जैसे। तो हमने दूसरे नंबर पे किसको हटाया? यानी ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएगा तो उस पर ज्यादा प्रभाव होगा। अब इसमें तो बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। देखिए इसमें तो बहुत सारे, इसमें ये क्यों सही है? इसमें एक आदमी की बात हो रही है, इसमें एक आदमी की बात हो रही है, इसमें एक आदमी की बात हो रही है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना चाहिए। यानी सिर्फ खुद मत सुधरो, अपने साथ साथ और भी लोगों को। अरे एक आदमी से समाज थोड़ी बन रहा है, पूरा समाज सुधरने की बात करेगा, पूरा समाज इस स्तर पर सोचने की बात करेगा, वो आंसर ज्यादा बेहतर है। यानी आप अकेले सुधर गए कि साहब मैं जातिवाद को नहीं मानता, बाकी दुनिया मानती है, खड्डे में जाए मुझे क्या, मैं शराब नहीं पीता, दूसरे पीते। अरे दूसरा पी के तुम में ठोक देगा तब भी तो लॉस होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा पी के तुम में गाड़ी ठोक देगा और तुम कह रहे हो कि दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे से भी मतलब है। या मैं शराब पी रहा हूं तो मेरी व्यक्तिगत लाइफ है। ये जो व्यक्तिगत नाम का शब्द है ना, मुझे कभी कभी मन करता है कि व्यक्तिगत जो बोलते हैं ना बहुत सारे, कि मेरी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ है। लाइफ कभी पर्सनल नहीं होती, लाइफ कभी व्यक्तिगत नहीं होती। जो आदमी समाज का अंग है
उसकी लाइफ भी सामाजिक है। आप किसी कोष में, गर्भ में, अंडे में हो तब तक आप अपने आप को व्यक्तिगत कह सकते हैं। जिस दिन आप निकल के बाहर आ गए उस दिन से आप व्यक्तिगत नहीं रहे, उस दिन से आप कैसे हो गए? सामाजिक। मेरी लाइफ व्यक्तिगत है ये मैं तब कह सकता हूं जब मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी वजह से किसी को कोई लॉस नहीं हो, तो मैं कह सकता हूं साहब मेरी व्यक्तिगत लाइफ है, मैं अपनी बर्बादी कर रहा हूं। लेकिन मैंने शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लिए हैं, वो भूखे मर रहे हैं मेरे शराब पीने की वजह से, तो क्या लाइफ व्यक्तिगत है? कौन दोषी है भाई उसका? कार चलाते में मैंने 4 निर्दोष लोगों को मार दिया, क्या लाइफ व्यक्तिगत है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां व्यक्तिगत रूप से आदमी बिगड़ने या सुधरने की बात करे, वो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हां, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ मुहावरों में, कुछ वाक्यों में हम ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं कि साहब मैं अगर सुधर गया तो मैं जो है 1/150 करोड़ हिंदुस्तान हूं, और सब ऐसे अगर सुधर जाएं तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। लेकिन बात वहां फिर भी क्या आ रही है? सब सुधर जाएं, सिर्फ मेरे अकेले सुधरने से काम, यानी मैं अकेला जातिवाद को, सांप्रदायिकता को दिमाग से निकाल दूं तो काम नहीं होने वाला है। सब निकालेंगे तो काम होगा। यानी और लोगों को भी मोटिवेट करिए, और लोगों को भी समझाइए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। इन क्लासेस के बाद बहुत सारे लोगों के नकाब उतर जाएंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों की कुछ चीजें जो है एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ ऐसे होंगे अभी कि जो बहुत ज्यादा जकड़े हुए होंगे, बहुत ज्यादा जकड़े हुए होंगे, या बहुत ज्यादा बीजेपी के पेज फॉलो करते होंगे जिनमें ओवैसी के वीडियो आते होंगे। तो जितना हम यहां से पढ़ के गए उतना फिर दूसरे दिन और दूसरी कमांड मिल गई, तो फिर से हिंदू मुसलमान हावी हो गया। बाकी रियलिटी कुछ और होती है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये हिंदू मुसलमान की, इसकी उसकी ये सब बात करते हैं, मानते नहीं है। ये जितने राजनेता हैं इनमें से कोई भी न जातिवाद को मानता है, न किसी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, न किसी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, मतलब सांप्रदायिकता को मानते हैं, और ना ही ये कभी किसी धर्म और इसकी कोई अपने अंदर इनके यहाँ कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग यानी आरएसएस में काम करते हैं, और पता लगता है कि आरएसएस कर्मियों के बहुत सारे कर्मियों के बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे संप्रदाय के साथ में शादी कर लेते हैं। ऐसी स्थितियां भी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आते हैं जाते हैं। यानी सिर्फ दिखाने की बात है। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति है कि डिवाइड रखो और राज करो। बाकी एक्चुअल स्थिति कुछ और है, और ये एक्चुअल स्थिति हिंदुस्तान में जिस दिन पैदा हो जाएगी सब लोगों के दिमाग में, उस दिन हिंदुस्तान ग्रोथ करेगा। ये जो अभी हम जकड़े हुए हैं ना इसमें, इसकी वजह से बहुत सारी ग्रोथ हमारी रुक रही है। जितने विकसित देश हैं वो कहां जा रहे हैं, कहां सोच रहे हैं, वो इस स्तर पर सोचते ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं कि इस स्तर पर सोच पाए। चलिए, सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए, आयोजित करने चाहिए, तो वो आंसर बहुत बेहतर हो जाता। वो आंसर अगर होता ना तो फिर हम इन दोनों में से ये कह ही नहीं पाते कि कौन सा वाला किया जाए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता। दोनों का मतलब, अरे सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में शामिल करना, बात तो एक ही हो जाती ना। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम हो जाता। फिर तो ऐसे समझ लो कि वो जबरदस्ती होती कि इसे लगाएं कैसे लगाएं। फिर आप टीचर्स को गाली देते कि एक ने बता दिया कुछ और, दूसरे ने बता दिया कुछ और, फिर तीसरे ने बता दिया कुछ और। अब 2 लोगों ने आंसर बता दिया होता बी और एक ने बताया होता सी, तो सी वाले को मान रहे होते कि साहब ये आदमी बेकार है, उन्होंने दोनों सेम आंसर बताया है, जबकि वो आंसर दोनों ही सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए अगला देखिए। एक व्यक्ति किसी मंदिर के बाहर धार्मिक नारे लगा रहा है जो आसपास के अन्य समुदाय को उत्तेजित कर रहा है, भड़का रहा है और समाज को प्रताड़ित कर रहा है, उसके माध्यम से उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको जो है वो अपने प्रचार के माध्यम, प्रचार नहीं कर रहा है मतलब वो टॉन्टबाजी कर रहा है, नारे लगा रहा है, यानी दूसरे समाज के लोगों को उत्तेजित कर रहा है। एक होता है पूजा पाठ करना, नारे लगाना, और दूसरा
दूसरे की तरफ देख के हल्का इशारा करके, वो आप समझते हैं बहुत अच्छे से कि कब किस आदमी तक बात पहुंचानी है। बोले हम तो उससे थोड़ी कह रहे हैं, हाँ मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं, क्यों नहीं देख सकता। तो वो स्थिति है ये। इस परिस्थिति में एक सतर्क यानी अलर्ट पुलिसकर्मी क्या करेगा? पहला, उस व्यक्ति को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने का मतलब, आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, भजन करिए, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए, लेकिन लोगों को देख के तुम नारेबाजी कर रहे हो, वो तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि लोगों के कान में बार बार आप इस तरह से बोलो। अरे पूजा करनी है, आप अपना ध्यान लगाइए आराम से। यानी पूजा कर रहे हैं, परमात्मा को खुश कर रहे हैं, और हर आत्मा को परमात्मा मानते हैं, वो आत्माएं दुखी हो रही हैं। तो हर आत्मा जो है वो परमात्मा है, तो हर आदमी आपकी उस पूजा से खुश होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। उस व्यक्ति को हिरासत में लेना, अब हिरासत में तो इसलिए नहीं ले सकते उसको क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है, आप प्रूव कैसे करोगे, बड़ी समस्याएं हैं। उस व्यक्ति को शांत रहने और धार्मिक स्थलों के पास शोर न करने की चेतावनी देना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये क्राइम है लेकिन अभी पहली स्टेज का है। ये कैसी स्टेज है? पहली स्टेज पे क्या करते हैं हम? चेतावनी देते हैं, या उनके मुखियाओं को बिठा के बात करते हैं, उनके मम्मी पापा को बुलाते हैं कि इसे समझा लो, वो भी चेतावनी देना ही होता है। सेकंड स्टेज पे क्या करते हैं हम? उचित कार्यवाही करते हैं, गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और थर्ड स्टेज पे सबसे पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और शांति कैसे स्थापित की जाए। उस व्यक्ति को जाने देना लेकिन आसपास के क्षेत्र में गश्त बढ़ा देना, तो ये आंसर भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर सी सही होगा। अरे तो धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मेरे कान पर थोड़ी हनुमान चालीसा बोलोगे तुम। मैं बस में बैठ के जा रहा हूं और तुम भी बस में बैठ के जा रहे हो, दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं, और तुम तेजी से, ये लिख रहा है ना, क्या कह रहा है? और ये क्या कह रहा है? आसपास के अन्य समुदाय को उत्तेजित कर रहा है। अरे जब आपके कान में, जब आप एग्जाम पीरियड में होते हैं, एग्जाम देने वाले होते हैं, और बार बार हर 3 घंटे बाद नमाज की आवाज आती है, तब आपको तकलीफ नहीं होती? आपको तकलीफ नमाज पढ़ने से नहीं है, पढ़िए, लेकिन ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तकलीफ उससे है। तो जब आपको तकलीफ है तो दूसरे को तकलीफ नहीं होगी, दूसरे को भी तकलीफ होगी। अच्छा दूसरा, आपके एग्जाम चल रहे हो, दूसरे धर्मों को छोड़ दीजिए, आप हिंदू हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके एग्जाम चल रहे हो और सारे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेंस है मेरा सीजीएल का और इस बार जरूर हो जाएगा, बस कुछ चीजें मेरी रह गई हैं, इनको और पढ़ लेता हूं, या किसी टीचर ने टिप्स दी हैं कि जीएस में या इसमें ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट और थोड़े से पढ़ लो, तो वो काम आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, दिन बचे हैं 5, और आपका पड़ोसी जो है 24 घंटे की अखंड रामायण बिठवा दे, और उसके बाद जो है जिकड़ी के भजन हो रहे हैं, 3 दिन तक डीजे चल रहा है, तो आपको आपत्ति होगी ना? कहां चले जाएंगे घर छोड़ के? घर छोड़ के कहां चले जाएंगे भाई? हाँ, और आप सोचिए कि घर छोड़ना पड़ रहा है, तो वो दिक्कत की बात नहीं है, वो दिक्कत की बात है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसका भी कोई दायरा है, उससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब आप जिस मनोयोग से पढ़ रहे हैं, जिस तरह से डिस्कशन करते हैं, जिस तरह से पूछते हैं, असली चीजें ऐसे ही क्लियर होती हैं, रटने से नहीं होती कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऐसे। तो किताबें पढ़िए 1000, एक मेरी और आ गई इस लिस्ट में, तो उससे नहीं काम हो रहा है।
हैं? नहीं, मार्केट में पुलिस कांस्टेबल को देखा जाए तो ये एक है, तो ये एक है। अभी अभी दूसरी आ रही है, दूसरी 20 तारीख को शायद लॉन्चिंग है वो आरडब्ल्यू वालों की। अच्छा, आ गई। ओके। हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस लेकिन उन्होंने थोड़े कम रखे हैं। अब वो कठिन कठिन वर्ड ही है, इसका जहां से भी आप उठाओगे ना, किसी बुक को पढ़ोगे, कहीं लॉ पढ़ोगे, कहीं भी ये पुलिस से रिलेटेड जो टॉपिक आपके दिए गए हैं, जहां से भी दुनिया की कोई भी बुक उठाओगे वो सब टफ है। ये आसान बनाया गया है। ये जितनी भी थ्योरी मैंने लिखी है, ये वो थ्योरी नहीं है जो कहीं से डेटा मिल रहा है, ये सब अपने आप लिखा गया है। अच्छा, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस में मैंने शब्दों को ज्यादा नहीं छेड़ा है, कुछ शब्द चेंज किए हैं समझ में आने की वजह से, क्योंकि एक बार आदमी का वैचारिक स्तर अगर उस तरह का हो गया तो फिर वो उस शब्द को भी पकड़ लेगा। अच्छा, शब्द का क्या है, सेंटेंस में शब्द को जब प्रो दिया जाता है तो उसका अर्थ समझ में आ जाता है, ये बहुत बड़ी सुविधा की बात है। हाँ हाँ, इसमें नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे आप तो वो शब्दावली टफ होगी। मूल अगर मैं भी वैसा ही लिखता जो आज तक दिया गया है, अब ये पुलिस के इसके जो लॉ हैं, आप उसको जब देखेंगे, बुक्स लेके आएंगे मार्केट से, तो वो शब्दावली उतनी ही खतरनाक है जितनी दूसरी बुक्स में है, तो वो जानबूझ के उसको आसान किया गया है। चलिए अगला देखिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यही इतना टफ हो रहा है, आप इसमें शब्द और टफ डाल दो। मैं वही तो कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, ये वाला आंसर, अगर इसमें ये 3 आंसर थोड़े कमजोर डाल दिए जाएं और यही आंसर सही होता, तो ज्यादातर लोग इसको सही नहीं करते, क्योंकि ये पूर्वाग्रह बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आता है तो बस एक ही समझ में आती है बात उसके कि ये वाला आंसर सही नहीं है, ये नहीं होगा, कोई और होगा। तो ये बड़ी समस्या है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं, यानी धार्मिक रूप से जो सेंसिटिव इलाका है उसमें क्या होता है, दंगे भड़क उठते हैं। आपको क्या करना चाहिए? पहला, यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश दे देना चाहिए। कर सकते हैं ऐसा, अगर वो समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं, यानी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि साहब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इस एरिया में, क्योंकि जो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, वहां की लोकल पुलिस जो है रूल्स रेगुलेशंस बना देती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में आप हमें बताएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप उन प्रतिबंधों को तोड़ रहे हैं, तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप पर लाठीचार्ज का आदेश दिया जा सकता है। एक आंसर। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए, ऐसा भी कर सकता है। उपद्रवियों को हिरासत में लेने के बाद सुलह करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब यहां जैसे ही पहुंचे तो हमें समझ में आ गया कि ये आंसर फीके हैं। यहां क्या हो रहा था, हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ना चाहिए। अब भीड़ में सब थोड़ी हिंसा कर रहे होंगे, बलपूर्वक खदेड़ने की बात करोगे तो जो हिंसा करने वाले ताकतवर लोग जो हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कमजोर पिस जाते हैं, गिर गए, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही यहां आप लाठीचार्ज का जब आदेश दोगे तो क्या सिर्फ गुनहगार जो हिंसा कर रहा है वही उसकी चपेट में आएगा, या निर्दोष भी आ सकता है? निर्दोष भी आ सकता है। भीड़ पर लाठीचार्ज कर रहे हो आप, ये क्या है, उपद्रवियों को हिरासत में लेंगे। जो उपद्रवी लोग हैं उन्हीं को हिरासत में लेंगे और बाद में क्या करेंगे, क्योंकि आप वहां से उनका कोई पलायन तो करवा नहीं सकते कि चकबंदी करवा दें कि साहब ये समुदाय यहां से उखाड़ के कहीं दूसरे स्टेट में पहुंचा दो,
इसको यहां से खत्म कर दो। यानी अंततः आपको उनके बीच में सुलह करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको उसी जगह पर रहना है, एक ही जगह पर रहना है, भाईचारा स्थापित करवाना पड़ेगा, आपको सौहार्द विकसित करना पड़ेगा। तो उनके बुजुर्गों से बात करिए, उनको समझाइए ठीक से, तब हम कह सकते हैं कि साहब ये तरीका पुलिस का बहुत अच्छा रहा, जिससे उपद्रवियों को सजा मिल गई, जिससे बाकी लोग डर भी गए और बाकी लोगों के साथ सुलह की बात हो गई। लास्ट में है पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। यानी जो पुराने हिस्ट्री सीटर होते हैं ना, उन लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए कि सब कौन कौन है। अब जरूरी थोड़ी है कि पुराना कोई हिस्ट्री सीटर रहा हो जिसने पहले बहुत सारे क्राइम किए हो, इस क्राइम में भी वही शामिल हो। ये कोई क्राइम कंट्रोल का तरीका नहीं, उस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन हर बार उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार प्रताड़ित करेंगे तो वो आदमी फिर से, ये जो जेल वेल ये सारा जो सिस्टम है ये मजबूरी है। पुलिस का काम किसी को जेल भेजना नहीं है, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति स्थापित करना। जेल तो मजबूरी में भेजना पड़ता है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। अगला देखिए, किसी अपराध की जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी को पता चलता है कि संदिग्ध किसी विशेष धर्म का अनुयायी है। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो धर्म से पुलिस को तो कोई मतलब नहीं है, किसी भी धर्म का हो। पुलिस कैसी होती है? धर्म निरपेक्ष। पहला, संदिग्ध को केवल उसके धर्म के कारण गिरफ्तार कर लिया जाए, गलत। सर्वधर्म समानता को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच करें, यस, ये आंसर ज्यादा बेहतर है। इस जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं और मार्गदर्शन लें। अरे मार्गदर्शन वरिष्ठ से ही लेना होगा तो आपकी पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिर केवल उसी धर्म के किसी अन्य पुलिसकर्मी को जांच सौंप दें कि भाई तेरे धर्म का आदमी है, इस मामले को तू संभाल। नहीं भाई, आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। थाने में एक महिला किसी धार्मिक गुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करते समय पुलिस को क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, महिला के धर्म और आरोपी के धर्म पर ध्यान दें। पुलिस को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करें। ये उचित शब्द इतना अच्छा है कि गलत आंसर को भी सही करवा देता है। उचित शब्द जो है, उचित में सब कुछ आ जाता है। महिला पर धर्मगुरु के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालना चाहिए कि इतने बड़े आदमी के सामने तू केस हार जाएगी, ये वो, उसको कहो कि तुम पैसे ले लो और अपने घर चले जाओ। ऐसे तमाम नाटक होते हैं। महिला को समझाएं कि बड़े लोगों से लड़ना समझदारी नहीं है, तो यह भी गलत है। बड़े लोगों से लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन पुलिस तो लड़ सकती है बड़े लोगों से, न्याय तो दिलवा सकती है उसको। तो आंसर कौन सा? बी। किसी धार्मिक स्थल के सामने शराब की दुकान को लेकर विवाद हो जाता है। कहीं किसी मंदिर मस्जिद के सामने जो है शराब की दुकान है। इस मामले को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका क्या है? पहला, दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लें, विवादित क्षेत्र को सील कर लें, दोनों पक्षों को सुनकर नगर निगम के नियमों के अनुसार समाधान निकालें। यह दुकान कहां खुलेगी कहां नहीं खुलेगी ये कौन तय करेगा? नगर निगम तय करेगा। न मंदिर तय करेगा, न पुलिस तय करेगी। ये तो नगर निगम बताएगा कि भाई कहां यहां दुकान बन सकती है कि नहीं, और बन सकती है, इस तरह के ठेके दिए जा सकते हैं, तो हो सकता है। धार्मिक स्थल के प्रबंधन से ही इस मामले का समाधान करवाएं, तो धार्मिक स्थल का प्रबंधन तो ये कहेगा कि दुकान को हटाओ, ठेके को बंद कराओ। तो वो किसके आधार पर चलेगा? मंदिर के आधार पर नहीं चलेगा ठेका। ठेका का जिम्मेदार कौन होता है? प्रशासन जिम्मेदार होता है, नगर निगम जिम्मेदार होता है। वो देखेगा कि साहब कहां ठेका अलॉट हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है। नहीं, ये अलाउड नहीं है, लेकिन आज नहीं है ना ऐसा, अभी आज नहीं है ऐसा, कल नियम बदल जाए। यानी वो तो उस नियम के अकॉर्डिंग होगा, मंदिर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी तक हाईवे पर नहीं थे अलाउड, और दोबारा से हाईवे पर हो गए। हाईवे से सब 200-300 मीटर अंदर होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जितने भी नशे की चीजें हैं, शराब हुआ, गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ, ये सब जैसे पटाखों की तरह, जैसे पटाखे किसी खुले मैदान में शहर से बाहर, भीड़ वाले इलाके से बाहर बिकते हैं ना, ये सब ऐसे बिल्कुल बाहर कर देने चाहिए। आगरा से कम 10-15 किलोमीटर दूर
तो गिरते गिरते वहां से शराबी आए तो आगरा तक उतर भी जाए उसकी। ऐसा होना चाहिए, बाहर आप अपना पीते रहो। हाँ, सब बेवड़े एक साथ, एक ही। सांप्रदायिक दंगों को कम होने में कौन सा कारक सहायक है? सांप्रदायिक दंगों को कम करने में या कम होने में कौन सा कारक सहायक है? पहला, कानून की समानता सहायक है। वोट की राजनीति सहायक नहीं है। हथियार बारूदों की बिक्री सहायक नहीं है। गलत अफवाहें फैलाना सहायक। अब ये बच्चा भी आंसर दे देगा इसका, छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। अब हम ये कहें कि आपके एग्जाम में सब टफ आएंगे, मान लेते हैं कि सब टफ आएंगे, लेकिन अगर किसी टॉपिक में 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 मैंने टफ डाल दिए, तो इस क्लास में जितने बैठे हैं और ऑनलाइन जितने पढ़ रहे हैं ना, उनमें से 50% पढ़ना ही छोड़ देंगे। इसलिए इजी और टफ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आदमी में मोटिवेशन पैदा करता है, आदमी में हिम्मत पैदा करता है। उसको ये लगता है कि 30 में से सब आ गए, बस 6 छूटे हैं, तो उन 6 को समझने की कोशिश करता है। हालांकि ये बात अलग है कि एग्जाम में वो 6 ही आने, समझ पा रहे हैं बात को? वो 24 आसान वाले नहीं आ रहे, मान लेते हैं ऐसा, वो 6 ही आने, लेकिन उन 6 को बंदा पढ़ेगा तब, करेगा तब जब उसको 24 आ जाएंगे। उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैंने 24 कर लिया, अब तो बस 6 रह गए, 6 तो कर ही लूंगा। और हमने 30 के 30 ऐसे डाल दिए, वो 6 कर पाया, 24 छूट गए। वो फिर ये कहेगा कि इसको बंद कर दो, ये 13 नंबर हमारे कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में पूरे लाएंगे 37 में से 37। तो बड़ा सोच समझकर इसको डिजाइन किया है, बहुत ध्यान दिया है इस बात पर कि कहां क्या करना है। पुलिस वाला बच्चा पढ़ना कहां चाहता, मजबूरी में पढ़ रहा है। वो तो वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तब पढ़ना स्टार्ट करता है वो, नहीं तो ढंग से पढ़। अच्छा, पढ़ना नहीं चाहता है, ये बात इससे प्रूव होती है कि पढ़ना ही चाहता तो पुलिस की तैयारी थोड़ी करनी पड़ती, पुलिस का ही थोड़ी फॉर्म डालना पड़ता, फिर तो कुछ और भी कर रहा होता वो, फिर तो और भी कहीं अप्लाई कर रहा होता। अगर पढ़ने वाला होता ठीक से तो सिर्फ पुलिस के लिए अप्लाई नहीं करता। लेकिन ठीक है भाई, बेरोजगारी इतनी है, इस समय के जो मिल जाए वो पकड़ लो, बहुत बेहतर है। ड्यूटी के दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सार्वजनिक रूप से नशा कर रहा है, आप क्या करेंगे? पहला, मैं उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों से जोड़ने में उनकी मदद करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शब्द का अर्थ आप सब समझते हैं क्या? अब ऐसे 2 शब्द और डाल दो इसमें, रामायण और रामचरितमानस। रामायण पढ़ी है किसी ने? रामायण रामायण नहीं पढ़ी होगी। रामायण तो हमारे लोक में पढ़ना बंद कर दिया पूरे में। रामचरितमानस जब से आई है तब से लोग रामायण को भूल गए। रामायण का मतलब वाल्मीकि रामायण, जिसमें सब कुछ संस्कृत में है। सब कुछ किसमें है? अच्छा, रामायण के बाद रामायण की ही कॉपी रामचरितमानस की तरह हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा हैं, जिसमें 2 का नाम टॉप पर है। एक कम रामायण का नाम टॉप पर है और एक रामचरितमानस तो बहुत आगे निकल गई है। ये बाकी जितनी और लिखी गई है राम के बारे में, राम कथा, इतनी सारे लोगों ने, 50 से ज्यादा लोगों ने लिखा है, उनको क्यों नहीं पढ़ते लोग? रामचरितमानस ही सबसे ज्यादा हिट क्यों हो गई, जबकि रामचरितमानस रामायण की कॉपी है, वाल्मीकि रामायण की कॉपी है रामचरितमानस। मैं ऐसा मानता हूं कि तुलसीदास बहुत बुद्धिमान आदमी रहा होगा। उस आदमी ने जब रामचरितमानस लिखी तो अवधी, ब्रज और हिंदी 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन कर दिया। हर दोहे में कितनी भाषा? 3। और हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अरबी को हम अपने आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बोलते समय आधे शब्द अरबी के हम बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। इतनी भाषाएं उसने एक ही उसमें मर्ज कर दी, यानी एक दोहे में आपको जो शब्द मिलेंगे वो कोई अवधी का, कोई ब्रज का, कोई हिंदी का, कोई अरबी का, सबके मिलेंगे। अब क्या होता है,
जैसे मैं ब्रजभाषी हूं, मैंने दोहा पढ़ा तो 100% तो ब्रज समझ में आ गई, और 50-50% मिलती जुलती भाषाएं ये समझ में आ गई। यानी अब दोहे में थोड़ा सा कहीं एक आध शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो मन विचलित होता है कि आगे की लाइन तो समझ में आ गई, ये पीछे वाली समझ में आ जाए तो इसका कुछ निष्कर्ष निकले। तो हम किसी से पूछने की कोशिश करते हैं या नीचे उसका अर्थ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा है, बस ये नहीं समझ में आ रहा है, और सब ऊपर से निकल जाए तो नहीं पड़ेगा। तो रामचरितमानस का विस्तार ही इसलिए हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि उस आदमी ने इतनी भाषाओं को मर्ज करके पूरे हिंदुस्तान को वैसे ही कैप्चर कर लिया। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या बोलती थी? ब्रज। अवधि इसलिए क्योंकि राम को लिख रहे हैं, तो कम से कम अवध के इधर पूर्व के उत्तर के लोग जो हैं, अयोध्या साइड के लोग, वो तो राम में हमेशा भरोसा करेंगे, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा ब्रज क्षेत्र पढ़ेगा, और नीचे साउथ के कम से कम बॉर्डर तक हिंदी तो पूरी तरह से है ही, यानी वो भी पढ़ेंगे। और अरबी वाले लोग भी, यानी जो बॉर्डर एरियाज पर रहते हैं, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, या पाकिस्तान तो उस समय नहीं, लेकिन कम से कम वो पूरा बॉर्डर जो है वो इस तरह का था जो जहां अरबी का बहुत ज्यादा चलन था, वो सब लोग भी पढ़ेंगे। तो समझ में अगर आधी अधूरी आ जाए तो आधी को समझने की कोशिश जरूर करेगा आदमी, और 10% समझ में आई, 90% ऊपर से निकल गई तो फिर वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो विस्तार उसका ज्यादा होता है जहां भाषा ज्यादा समझ में आए। भाषा आदमी को आदमी से जोड़ती है, तो इस क्वेश्चन से आपको भाषा जोड़ेगी। पुनर्वास, आपने वो देखे नशा मुक्ति केंद्र, तो बस वो इसी को कहते हैं पुनर्वास कार्यक्रम। यानी ऐसे कार्यक्रम या ऐसे कुछ संस्थाएं जहां उन लोगों को ले जाइए और वहां उनको नई जीवन, नई जिंदगी देने की बात की जाती है कि आप जो जीवन अब तक है आपका उसको छोड़ दीजिए, एक नया जीवन स्टार्ट करिए, अब आप ऐसे स्टार्ट करिए। तो पुनर्वास कार्यक्रम माने जाते हैं वो, ठीक है। मैं उन्हें सार्वजनिक उपद्रव के लिए गिरफ्तार करूंगा, मैं उन्हें सार्वजनिक उपद्रव के लिए गिरफ्तार करूंगा। एक्चुअल में तो वो सार्वजनिक उपद्रव भी है अगर आप सामूहिक रूप से कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तार करने वाली जो बात है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर सामाजिक रूप से, मतलब कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आप नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अगर ये इतना बड़ा क्राइम है कि इस पे अरेस्ट किया जा सके आदमी को, तो फिर तो मुझे लगता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब बंद कर देना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो पुलिस परेशान हो जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी होम मिनिस्ट्री के, भाई तुम ये वर्दी रख लो, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कि जो बीड़ी पी रहा है उसी को अरेस्ट करो, फिर तो बीड़ी ही बंद करो, वो ज्यादा बेहतर है। तो यहां ये मामला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये चेतावनी देने तक होता तो समझ में आता है कि सुधर जा भाई, घर जाके पी ले, चल साइड मत, तो इतना समझ में आता था। उन्हें नजरअंदाज करना, आप नजरअंदाज करोगे तो कोई और उलझ जाएगा उससे। आप अगर उसे टोकेंगे, आप पुलिस वाले हैं, आप उसे फटकारेंगे तो आपकी बात मान लेगा, लेकिन मेरे जैसा कोई सामान्य आदमी उससे कहेगा भाई थोड़ा साइड में हट जा, तू कौन है रे, तो वहां झगड़ा हो सकता है। इसका मतलब नजरअंदाज, पुलिस नजरअंदाज किसी भी मामले को नहीं कर सकती, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जो उस जवाबदेही है जिसकी, वही नजरअंदाज करे तो फिर कैसे काम होगा। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें। तो मैंने आपसे बताया था कि ये उचित शब्द सब कुछ समाहित कर लेता है, तो आंसर कौन सा, डी होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आपके स्थानीय थाने में एक आपराधिक मामले की जानकारी मिली है जिसमें एक व्यक्ति को मार दिया गया है। मार दिया गया मतलब थर्ड स्टेज। जब आप घटना स्थल पर पहुंचते हैं आपको एक विरोधी भीड़ दिखाई देती है। तो मार दिया गया है यानी जिनका बंदा मर गया है वो लोग दूसरों के विरोध में होंगे ना। कभी कभी तो पुलिस के ही विरोध में हो जाते हैं वो, नहीं पहले न्याय होगा, पहले हिसाब होगा, एक का हिसाब दो से होगा, उसके बाद डेड बॉडी उठेगी, ऐसे लोग होते हैं कुछ। तो पहला,
बीच बचाव के लिए अपने हथियारों का उपयोग करें और विरोधी भीड़ को विचलित करें। तो भीड़ को विचलित नहीं किया जाता, भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, भीड़ को संतुलन में लाया जाता है। पुलिस टीम को बुलाएं और विरोधी भीड़ को संभालने के लिए उनके साथ काम करें। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी मुझे नहीं लगता कि उतना बेहतर है कि पुलिस टीम को बुलाएं और उनके साथ काम करें और विरोधी भीड़ को संभालें। यहां आधा अधूरा काम है ये कि साहब विरोधी भीड़ को संभालें। अरे विरोधी भीड़ तब संभलेगी जब जिसने गुनाह किया है उसे सबसे पहले अरेस्ट करिए। अरेस्ट करने के बाद उनको आश्वासन दिलाइए कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको न्याय दिलाना हमारा काम है, निष्पक्ष जांच होगी, ये सब जेल जाएंगे और सबको सजा मिलेगी, ये हम करवाएंगे। तो वो विरोधी भीड़ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। विश्वास में लेना पड़ता है। अपराधियों को गिरफ्तार कर विरोधी भीड़ के साथ संवाद करें और उन्हें समझाएं कि उन्हें न्याय मिलेगा। यह आंसर औरों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें दो काम हुए हैं। वहां सिर्फ हम भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, यहां भीड़ को कंट्रोल करने के साथ साथ जो गुनहगार हैं उनको सजा भी दे रहे हैं, उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। विरोधी भीड़ को शांति से विचलित करने के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करें। तो सामर्थ्य का उपयोग करें या बलपूर्वक खदेड़ें, बात एक ही है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। तो भाई देखो, कोशिश की गई है बेहतर कि बुक को डिजाइन करते समय भी काफी कोशिश की गई है और पढ़ाते समय भी कोशिश की जा रही है। मुझे भरोसा है कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, और एक बार आदमी उस स्टेज तक पहुंच जाए फिर थोड़ा बहुत टफ भी मिलता है ना कुछ, तो आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।